ओके, सो नाउ हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन आपने डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में पढ़ा होगा, है ना? किसी ने पढ़ा है? एंड हैश फंक्शन की कैटेगरी में भी अब एक्चुअली हम नॉर्मल हैश फंक्शन की बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। आई विल डिफाइन इट कि क्या होते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। सो फर्स्ट लेट मी डिफाइन व्हाट इज ए हैश फंक्शन। नॉर्मल हैश फंक्शन की बात करते हैं, देन हम बाद में क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन पर आएंगे। 1 मिनट। सो आपने डेटा स्ट्रक्चर में हैश फंक्शन पढ़े होंगे। तो हैश फंक्शन एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, इट टेक्स ए की। सो लेट्स रिप्रेजेंट दिस फंक्शन एच बाय एच। हैश फंक्शन को हम एच से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लेट्स से के इज़ द की, स्मॉल के इज द की। देन आपने एक फंक्शन को आउटपुट दिया एंड इट आउटपुट्स लेट्स से स्मॉल एच। ओके, सो हैश फंक्शन क्या, इट इज फंक्शन सिंपली। ओके, कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं इस फंक्शन में, इसमें उस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। नाउ हैश फंक्शन जो है हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं एक्चुअली। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, कई बार आपके पास जब डेटा आपको कुछ सेव करना है, तो जो आपका डेटा है, तो यू हैव मैनी डेटा आइटम्स, लेट्स से D1, D2, D3 एंड सो ऑन। आपके पास n डेटा आइटम्स हैं, ठीक है? इनका एक सेट है जिन्हें आपको स्टोर करना है, या यू मे रिक्वायर दैम टू स्टोर इनटू ए टेबल। ओके, मेमोरी में आपके पास एक टेबल है। सो दिस इज़ योर मैप, दिस इज़ द मैप ऑफ योर मेमोरी। एंड मेमोरी में आप दीज आर द लोकेशंस, डॉट डॉट डॉट। और दीज लोकेशंस विल हैव सम एड्रेसेस। लेट्स से इस लोकेशन का एड्रेस 0 है, ये 1, 2, 3 and so on. And let's assume we have m locations. So this is m minus 2 and this is m minus 1. So total m locations है हमारे पास। ठीक है, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट कि m इज वेरी वेरी स्मॉल देन n। मतलब यह है कि जो डेटा आइटम्स हैं, जो डेटा आइटम्स जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं इस लोकेशन में, इस डेटा स्ट्रक्चर में, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन एक बार में हमें सारे डेटा आइटम्स यहाँ नहीं रखने हैं। ओके, नहीं तो इम्पॉसिबल है स्टोर करना, है ना? बट हम कुछ डेटा आइटम्स स्टोर करेंगे एंड वी आर एज्यूमिंग दैट कि हर डेटा आइटम के साथ एक की एसोसिएटेड है, जिससे हम उस डेटा आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, और वो की यूनिक है। इसके लिए एज्यूम कर लीजिए इससे एसोसिएटेड की K1 है, इससे एसोसिएटेड की K2 है। ओके, जैसे आपने DBMS में पढ़ा था की के प्राइमरी की, जिसकी मतलब है, तो ऐसा कोई एट्रीब्यूट है जिससे हम हर डेटा आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम की बोल रहे हैं। और ये कोई भी दो डेटा आइटम के लिए की सेम नहीं है, K3 एंड सो ऑन, और ये Kn। तो आपके पास n कीज हैं। नाउ व्हाट यू डू, आपको ये जो डेटा आइटम है ये इसमें रखना है, तो आपने क्या किया, एक हैश फंक्शन लिया, एक फंक्शन लिया। ओके, नाउ ये जो फंक्शन है हम इसको क्या करते हैं, की पास करते हैं। सो लेट्स से मैं आपने इसे HK1 पास किया और इसने एक लोकेशन आउटपुट की, एक नंबर आउटपुट किया। सो ये जो नंबर है इनके बीच में है। सो ये जो आउटपुट है इस फंक्शन का, जो रेंज है आउटपुट का, वो 0 से लेकर के m-1 के बीच की वैल्यू आउटपुट करता है केवल। ओके, सो ऐसा फंक्शन है। तो इसमें इनपुट्स में इस दैट मीन्स ये जो फंक्शन h है आपका कुछ इस तरीके का है। आपको मालूम होगा फंक्शन के साथ दो सेट एसोसिएटेड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डोमेन, और ये कहलाता है कोडोमेन।
कोडोमेन में आपकी वैल्यू है 0, 1, 2 एंड सो ऑन m-1। ओके, हम एक ऐसा हैश फंक्शन चूज कर रहे हैं और इसके डोमेन में जो वैल्यू है वो k1, k2 एंड सो ऑन kn है। और आपका ये जो फंक्शन है क्या करता है, h इन दोनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। मतलब एक की को वो एक यहाँ पर लोकेशन के एड्रेस पर मैप करता है। तो आप एक की देंगे, एक आपको लोकेशन मिलेगी। नाउ ओबियसली हमने यहाँ पर माना हुआ अब इसमें क्या होगा, आपने h को k1 पास किया, ये कोई ना कोई एक लोकेशन आउटपुट करेगा। सो लेट्स से इसने 2 आउटपुट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेटा आइटम d1 को हमें कहीं भी स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, इस लोकेशन पर रखेंगे यहाँ। दैट मीन्स d1 आपका जो है यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन बताएगा कि इस की लोकेशन क्या है। और हमेशा जब भी k1 आप इसको पास करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन डिटर्मिनिस्टिक है, ध्यान रखना है, जो h है आपका एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है। डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन का काम क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलता है। तो हमेशा आप जब भी आप k1 इनपुट करेंगे, ये आपको 2 ही आउटपुट करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया, आप ये फंक्शन को की पास करते हैं और ये फंक्शन आपको बता देता है कि ये डेटा आइटम कहाँ रखा जाना है। तो अब आप इस फंक्शन की मदद से डेटा इस लोकेशन पर, मतलब इस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डेटा रीड भी कर सकते हैं। सो आपको जो पूरा डेटा आइटम d1 है यहाँ लोकेशन पर स्टोर कर दिया आपने। और इस तरीके से कोई भी डेटा आइटम रखना है, जब आपको ये आइटम रीड करना है तो आप क्या करेंगे, k1 पास करेंगे h को, ये 2 वैल्यू दे, ये आउटपुट जनरेट किया इसने, और आप इस लोकेशन पर जाकर चले जाएंगे और डेटा रीड कर लेंगे। और चूँकि आपका जो हैश फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन हम चूज करते हैं जिसको कंप्यूट करने में कांस्टेंट टाइम लगता है। तो कोई भी फंक्शन होता है उसे कंप्यूट करने में कांस्टेंट टाइम लगता है, तो h इज ए कांस्टेंट टाइम फंक्शन। आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है। दैट मीन्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या जो h को कंप्यूट करने के लिए वो θ1 है। सो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस स्ट्रक्चर में कांस्टेंट टाइम में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और कांस्टेंट टाइम में डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। आपको याद होगा हम बाइनरी सर्च ट्री की डिस्कशन कर रहे थे। बाइनरी सर्च ट्री में जो डेटा एक्सेस का टाइम है वो लॉगरिथमिक है, log n है ना, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स इनटू द ट्री। ओके, सो हैश फंक्शन एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कांस्टेंट टाइम में आपको डेटा का एक्सेस ऑफर करता है। आप डेटा स्टोर करने में भी आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा और डेटा रिट्रीव करने में भी कांस्टेंट टाइम लगेगा। सो दिस इज़ वेरी गुड डेटा स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इसके साथ भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। नाउ अगर आप समटाइम्स ये हो सकता है कि आप 2 अलग अलग की हैश फंक्शन को पास करते हैं। लेट्स से k1 ki पास किया आपने और kj पास किया हैश फंक्शन को, और दोनों की सेम वैल्यू आई, और लेट्स से वो जो एड्रेस आया वो आया लेट्स से p। ओके, दैट मीन्स आपने ki पास किया तब भी p आया, kj आया तब भी p आया। दैट मीन्स अब आप d जो ki आइटम है, di जो आइटम है, या dj जो डेटा आइटम है, ये दोनों ही सेम लोकेशन पर जाना चाहते हैं। p नंबर जो इसका इंडेक्स है, ओबियसली p 0 से m-1 के बीच में होगा। ठीक है, 0 लेस देन और इक्वल टू p लेस देन और इक्वल टू m-1। ओके, तो इस इंसिडेंस को हम बोलते हैं कोलिजन। दिस इज कॉल्ड कोलिजन। सो कोलिजन का मतलब क्या है, जब 2 डेटा आइटम्स या 2 डिफरेंट कीज सेम एड्रेस पर मैप होती हैं, सेम लोकेशन पर मैप हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि देयर इज ए कोलिजन। तो हैश फंक्शन में ये कोलिजन हो सकता है, और ये कोलिजन अनअवॉइडेबल भी होता है। पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो की का साइज है, ये जो सेट है n जो है वेरी वेरी लार्जर देन m, ये जो वैल्यूज हैं, तो ओबियसली जब n m से बहुत बड़ा है, अगर दोगुना भी हुआ n का वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर की के लिए हर की के लिए कोलिजन होगा, है ना। मतलब हर की के करस्पॉन्डिंग, या ये कहिए हर लोकेशन पर 2 आइटम आएंगे, दोगुना हो गया अगर तो, और अगर 3 गुना हो गया तो हर लोकेशन पर 3 आइटम आएंगे। दैट मीन्स 3 की एक ही लोकेशन पर आएंगे, अगर आप मान लें तो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कीज का। तो ओके,
सो इसमें कॉलिजन पॉसिबिलिटी होती है हैश फंक्शन में, और कॉलिजन को अवॉइड करने के या उससे बचने के या उसके सॉल्व करने के रास्ता निकालने के इंटरमीडिएट रास्ता भी निकालते हैं हम कॉलिजन के लिए। तो उसके कई सॉल्यूशंस हैं, वी विल स्टडी दैट इन टू अवर एल्गोरिथम डिजाइन पेपर, ठीक है। तो हम उससे आगे यहाँ बात नहीं करेंगे। तो नाउ आई थिंक हैश फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज कॉल्ड हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन की कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। हैश फंक्शन वो क्या है? नंबर वन, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? हम चाहते हैं कि ये कॉलिजन फ्री हो। ठीक है, लेकिन ओबियसली ये हमारी आइडियलिस्टिक डिमांड है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब की का साइज, जो लोकेशंस है वो की के लगभग बराबर हो, या ये ज़्यादा हो, लोकेशन की से बराबर या ज़्यादा हो, तभी पॉसिबिलिटी है कि कॉलिजन ना हो। ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरी डिमांड ये होती है हमारी कि हैश फंक्शन को कंप्यूट करना आसान होना चाहिए, ईजी एंड एफिशिएंट टू कंप्यूट। सो एफिशिएंट से मतलब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल टाइम में कंप्यूट हो जाए, एफिशिएंट टू कंप्यूट। ये रिक्वायरमेंट हमारी आइडियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कॉलिजन होंगे। ओके, नाउ तीसरी प्रॉपर्टी जो जनरली हम चाहते हैं कि वो है फंक्शन शुड डिस्ट्रीब्यूट कीज टू द यू कैन से इमेजेस या लोकेशंस लिखते हैं, इमेजेस ब्रैकेट में लिख देता हूँ हैश वैल्यूज। जनरली हम हैश फंक्शन का जो आउटपुट आता है हम उसे हैश वैल्यूज बोलते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूट कीज टू द हैश वैल्यूज यूनिफॉर्मली। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो लोकेशंस हैं ये मान लीजिए 10 है, और मान लीजिए ये जो कीज हैं 20 है, तो हैश फंक्शन आपका क्या करे, इन कीज को यूनिफॉर्मली सबको बराबर बराबर बांटे। यूनिफॉर्मली मतलब हर लोग को इक्वली बांटे सबको। दैट मीन्स 2 की पहली लोकेशन के लिए, 2 की दूसरी लोकेशन के लिए, एंड सो ऑन। अगर ये की 40 हो जाती है, लोकेशन 10 है, तो हर लोकेशन पर 4-4 की जाए। ऐसा ना हो कि एक लोकेशन पर की ज़्यादा है, दूसरी लोकेशन पर कम है। ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में जाते हैं और स्कूल में आपको टॉफ़ी लेकर के जाना है, तो 40 बच्चे हैं और आप जो है 400 टॉफ़ी लेके गए। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप जो ना टॉफ़ीज़ को ऐसे ही रूम में फेंक दें और बच्चों को बोले कि आप अपनी मतलब कंपीट करके पिक करिए। तो कुछ बच्चे जो स्ट्रांग होंगे या स्मार्ट होंगे वो ज़्यादा टॉफ़ी पिक कर लेंगे, और कुछ जो है ना, किसी को हो सकता है किसी को कोई भी टॉफ़ी ना मिले, किसी को बहुत ज़्यादा टॉफ़ी मिल जाए। दैट मीन्स जो टॉफ़ीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है सबके पास, जिसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप मैनुअली जा करके बांटते हैं, 40 बच्चे हैं, आपने सबको 10-10 टॉफ़ीज़ दे दी, तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सबको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जनरली हम चाहते हैं कि जो हैश फंक्शन है, ये जो आपकी जो कीज हैं, इनको यूनिफॉर्मली लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट करें। दिस इज आइडियलिस्टिक रिक्वायरमेंट। तो परफेक्टली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है आपको ना मिले, बट वी वुड लाइक टू हैव ए फंक्शन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो। तो ये जो फंक्शंस हैं ये डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन में हम कुछ थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं। ये प्रॉपर्टी जो डिजायर है हमें ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन भी एक ऐसा ही हैश फंक्शन है जो क्या करेगा, कुछ कीज को कुछ हैश वैल्यूज पर मैप करेगा। ओके,
तो सबसे पहले हम हैश फंक्शन की ज़रूरत समझ लेते हैं, क्या है ज़रूरत, हम क्यों हैश फंक्शन की बात कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी में, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, इसकी वजह से हम इस फंक्शन की यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपको आई होप कि ये डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। तो एक्चुअली क्या है कि सपोज देयर इज ए सेंडर जो कि कुछ डेटा रिसीवर को सेंड करना चाहता है, देयर इज रिसीवर एंड सेंडर वांट टू सेंड समथिंग, सो लेट्स से डी इज द डेटा जो सेंडर ने रिसीवर को भेजा। नाउ देयर इज वन पर्सन, जैसे हम बोल रहे हैं लेट्स से दिस इज इवान, हियर सेंडर इज एलिस एंड रिसीवर इज बॉब। ओके, सो एलिस ने एक डेटा डी है जो बॉब को भेजना है। इवान जो है ना इन दोनों के कम्युनिकेशन को मैलिशियस इंटेंट के साथ हार्म करना चाहता है। तो इवान क्या कर सकता है कि जैसे ही उसने देखा कि एलिस ने डी भेजा है, इसने क्या किया, बॉब को नहीं पता है कि मेरे पास जो आने वाला है वो डी है या क्या है। नाउ ये क्या कर सकता है, डी को हटा करके चैनल से डी को इसने हटा लिया और अपलोड कर दिया डी यहाँ पर डी डैश, ठीक है। नाउ बॉब के पास डी डैश पहुंच गया, इसने क्या किया, डी को हटाया और डी डैश को अपलोड कर दिया। नाउ बॉब के पास डी डैश पहुंचा और बॉब डी डैश को एक्सेप्ट कर लेगा और बॉब को लगेगा कि एलिस ने यही मैसेज भेजा था। ओके, सो नाउ दिस इज ए प्रॉब्लम, है ना। अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम में हो जाता है, आपने कुछ मैसेज भेजा और कुछ और पहुंच जाता है, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे मान लीजिए आपने जो ना किसी के लिए एक एप्रिसिएशन बड़ा अच्छा लेटर लिख कर भेजा और किसी ने उसको भला बुरा लेटर कहने वाला लेटर बदल दिया, अब यूजिंग लेटर बना दिया उसका, और बॉब समझेगा कि एलिस ने मुझे अब यूज किया है ना। या और भी किसी तरीके से बहुत सारे हार्मफुल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप यू कैन आइडेंटिफाई और यू कैन गिव मैनी एग्जांपल्स फॉर दैट। सो नाउ व्हाट वी वांट कि बॉब के पास एक तरीका होना चाहिए जानने का कि ये जो डी डैश है, ये जो कुछ भी मैसेज रिसीव हुआ है, ये वही मैसेज है ना जो एलिस ने भेजा है। ऐसा तो नहीं है कि बीच में इवान ने उस मैसेज को पूरा का पूरा बदल दिया या उसमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशन कर दिया। दैट मीन्स हम इसको बोलते हैं कि अगर एलिस को सेंड करे और बॉब के पास एक ऐसा मैकेनिज्म आ जाए जिसकी मदद से वो जान ले, पता कर ले कि ये जो मैसेज है वो एडिटेड आया है मेरे पास या नहीं, तो अब ऑब्वियसली बॉब के पास अगर एक मैकेनिज्म है तो वो जान जाएगा इससे और वो डी डैश को डिस्कार्ड कर देगा। अगर अटैकर ने कुछ नहीं किया और डी को एडिटेड जाने दिया, केवल बस पढ़ लिया और डी को एडिटेड पहुंचा दिया, तो अब बॉब के पास मैकेनिज्म होगा और बॉब जान जाएगा कि डी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, ये मैसेज वही है जो एक्चुअली एलिस ने भेजा है। ओके, सो अगर बॉब के पास ऐसा ऑप्शन है कि वो जान जाए, समझ जाए कि मैसेज में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो दैट विल बी अ वेरी गुड सर्विस फॉर बोथ ऑफ देम, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम या जो भी सिक्योरिटी सिस्टम हो जो सर्विस दे रहा है, सो बॉब विल बी हैप्पी, है ना। सो दिस सर्विस इज नाउन एज मैसेज इंटीग्रिटी, मतलब मैसेज की इंटीग्रिटी प्रिजर्व रही। अगर आप मैसेज की इंटीग्रिटी इंश्योर कर सकते हैं या आप इंश्योर कर सकते हैं कि अगर मैसेज में कोई छेड़छाड़ हो भी तो बॉब को पता चल जाए, नहीं हो तो भी पता चल जाए, और छेड़छाड़ हुई है तो भी बॉब को पता चल जाए। सो वी वांट टू इंश्योर दिस थिंग। ओके, सो ये काम हम हैश फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की मदद से। कैसे? सो लेट्स अज्यूम कि एलिस जो है, अब हम मैसेज के कंटेंट को बदल लेते हैं। एलिस सपोज एक मैसेज एम भेजना चाहती है बॉब के पास। ओके, नाउ एलिस क्या करेगी, एक हैश फंक्शन ले सकती है एच
और उसने क्या किया, m पास कर दिया। ठीक है, नाउ अब एलिस ने क्या किया, दो चीजें भेजी m के साथ, m भेजा और hm भेजा बॉब के पास। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होकर के चला गया बॉब के पास, तो बॉब के पास आएगा m और hm। ये कब है, जब जो अटैकर है इसने कोई चेंज नहीं किया बीच में, अटैकर नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अटैकर चेंज करे और अटैकर ने क्या किया, m में कुछ चेंज कर दिया है। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि hm में वो कोई चेंज नहीं कर रहा है, इसे वो मैनिपुलेट नहीं कर पाता है, अज्यूम कर लीजिए। वी विल सी दैट कि क्यों मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। ओके, तो अब इसने क्या किया, m में कुछ चेंज किया और m को चेंज करके m डैश बना दिया, लेकिन hm में वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, तो hm को उसे एज इट इज वापस भेजना पड़ेगा। ठीक है, नाउ h क्या है, एक फंक्शन है। नाउ जब बॉब को m और hm मिलते हैं तो बॉब ने क्या किया, ये जो m डैश से जो रिसीव हुआ है, ये दोनों एक हैश फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पास किया और इसने नई वैल्यू कंप्यूट की, एक हैश फंक्शन को m डैश पास किया, तो लेट्स से जो वैल्यू आई वो आई h डैश। ठीक है, या एक काम करते हैं, hm डैश लिखते हैं। ठीक, ये तो है, ये जो है बॉब ने कंप्यूट किया m में से निकाल के, ये m डैश और hm आया था, ये hm आया है मैसेज के साथ में, और ये बॉब ने लोकली कंप्यूट किया है। नाउ अब ये बॉब क्या करेगा, इन दोनों को मैच कराएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि m डैश जो है, मतलब बॉब ने जो मैसेज है इवान ने उसमें कोई चेंज नहीं किया है, दैट मीन्स m डैश इज इक्वल टू m। ओके, लेकिन अगर ये वैल्यू hm और hm डैश नहीं मैच करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलिस ने जो भेजा था उससे जो आउटपुट आ रहा था वो hm था, लेकिन यहाँ पर जो रिसीव हो रहा है उससे एस फंक्शन का आउटपुट hm डैश आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो m है वो बदल गया है, क्योंकि हैश फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट हमेशा आता है, लेकिन इनपुट अलग होगा फंक्शन का तो आउटपुट अलग होगा, अज्यूमिंग दैट कि हम ये मान के चल रहे हैं हैश फंक्शन में कोलिजन नहीं है। ओके, सो इससे क्या होगा कि जब ये मैचिंग आप करा लेंगे कि जब जो नई हैश वैल्यू रिसीविंग साइड पर जो आप हैश वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जो मैसेज की, वो वैल्यू जो सेंडर ने सेंड की हैश वैल्यू वो दोनों मैच कर जाती हैं, तो इसका मतलब मैसेज इंटैक्ट है। अगर मैच नहीं करती हैं दैट मीन्स मैसेज डिफरेंट है, और दैट मीन्स मैसेज चेंज हो गया है। तो फिर मैसेज को डिस्कार्ड करके आप पहले इसको बता दोगे कि मैसेज को मैनिपुलेट कर दिया गया था। तो अब जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है कि आप किसी को अच्छा अप्रिसिएशन लेटर लिख रहे थे और वो आपको अब्यूजिंग लेटर में रिसीव हो रहा था, तो आप समझ जाएंगे कि अब्यूजिंग लेटर मिला है, इसका मतलब क्या है कि ये एलिस ने नहीं भेजा है। तो आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है वो डेफिशिएंट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। सो एक रिक्वायरमेंट तो आपको समझ में आई गई कि क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन क्या होना चाहिए, कोलिजन फ्री होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको मालूम है कि हैश फंक्शन कोलिजन फ्री नहीं होता है, तो अब क्या होना चाहिए कि कोलिजन इम्पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हैश फंक्शन में कोलिजन होगा तो अटैकर क्या कर सकता है, एक काम कर सकता है वो कि आपने सपोज m भेजा और साथ में hm भेजा, तो अटैकर क्या कर सकता है, अगर कोलिजन हुआ तो वो एक और दूसरा मैसेज निकालेगा m डैश सपोज, और वो ऐसा मैसेज निकाल के ऐसा मैसेज फाइंड आउट करेगा जिसके लिए हैश फंक्शन को वैल्यू देने पर सेम hm आ जाता है। दैट मीन्स m डैश और m दोनों कोई भी इनपुट करिए आपको हैश फंक्शन hm आउटपुट करता है, तो हम कहेंगे कि कोलिजन होता है। यही तो कोलिजन की कंडीशन होती है कि आप अलग अलग इनपुट दे रहे हैं तब आउटपुट सेम आ रहा है हैश फंक्शन से, तो ये कोलिजन होता है। अब मान लीजिए अटैकर ने कोलिजन आइडेंटिफाई कर लिया, अटैकर कोलिजन आइडेंटिफाई कर सकता है, तो अब अटैकर आसानी से क्या करेगा, आपने m और hm भेजा और वो क्या करेगा, m को हटा करके m डैश और hm कर देगा, और अब रिसीवर जब जो है ना बॉब इसका m डैश का हैश निकालेगा तो वो आएगा, लेट्स अज्यूम दैट hm डैश आया और hm जो सेंडर ने भेजा है। नाउ चूंकि ये जो वैल्यू है कोलिजन होता है तो ये सेम एस वैल्यू आती है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो बॉब मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, तो जो प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो हम चाहते हैं कि एक हैश फंक्शन ऐसा हो जो कोलिजन फ्री हो। पहली चीज़, हमें एक ऐसा हैश फंक्शन चाहिए। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है कि कोलिजन फ्री होना चाहिए। तो कोलिजन फ्री आपको मालूम है कि पॉसिबल नहीं है। तो अब दूसरी चीज़ मान लें कि ऐसा आइडेंटिफाई करना है, ऐसे दो मैसेज पता करना हैश फंक्शन के साथ में, कोई भी हैश फंक्शन हो, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, एक ऐसा हैश फंक्शन जिसमें ऐसे दो मैसेज फाइंड आउट करना जिनका हैश वैल्यू सेम है, वो एक इनफीजिबल टास्क हो। दैट मीन्स इट इज इनफीजिबल, टू फाइंड। इनफीजिबल से मतलब है कि एल्गोरिथमेटिकली ये पॉसिबल ना हो, मतलब ये टास्क करने के लिए अटैकर्स को सालों लग जाए। एल्गोरिथम तो है उसके लिए, लेकिन ऐसा काम करने के लिए जो जब वो शुरू करेगा तो ऐसा कोलिजन आइडेंटिफाई करने में जो काम उसको जो वर्क करना पड़ रहा है, वो वर्क कितना करना पड़े उसको, इनफीजिबल अमाउंट ऑफ टाइम लगे या इनफीजिबल अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर उसको लगे, सिक्योरिटी वाला। दैट मीन्स इट इज इनफीजिबल टू, या ये कहिए एक एनपी टाइप की एल्गोरिथम हो कि आपकी एल्गोरिथम चलती रहे, आउटपुट ही ना दे। इट इज इनफीजिबल टू फाइंड टू डिफरेंट मैसेजेस m and m dash such that hash of m equal to hash of m dash। ये जो टास्क है ये इनफीजिबल होना चाहिए, या ये कहिए इम्पॉसिबल हो। ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं होता है, पॉसिबल होगा, लेकिन इनफीजिबल टर्म बेटर है। इनफीजिबल का मतलब प्रैक्टिकली टाइम में वो एक फीजिबल अमाउंट ऑफ टाइम में ये काम वो पूरा ना कर पाए। वन थिंग, इसे हम बोलते हैं, तो अगर एक हैश फंक्शन ऐसा है तो हम उसे कोलिजन रेसिस्टेंट हैश फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसा हैश फंक्शन क्या कहलाता है? कोलिजन रेसिस्टेंट। ओके, नाउ एक और प्रॉपर्टी हम चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम मैसेज की सीक्रेसी भी चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका मैसेज m था एंड समहाउ आपने इसे इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन जो मैसेज का hm है हैश वैल्यू, वो इनक्रिप्ट नहीं की। समटाइम्स यू डू नॉट वांट टू इनक्रिप्ट इट किसी एप्लीकेशन में, है ना। तो अब m तो हिडन है, आप चाहते थे कि m हिडन रहे, लेकिन hm को आप नहीं चाहते कि हिडन करें। जरूरत नहीं है मैं hm को हिडन करने की, क्योंकि हम अननेसेसरी इनक्रिप्शन नहीं करते हैं। हम इनक्रिप्शन उतना ही मैसेज का करते हैं जितना जरूरी है, लेकिन hm सपोज हिडन है, लेकिन हम मैसेज की सीक्रेसी बचाए रखना चाहते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो अटैकर के सामने, तो हमें एक हैश फंक्शन मान लीजिए ऐसा हो कि जिसमें मैं केवल आपको हैश वैल्यू बता दूं। hm का मतलब हैश वैल्यू है ये, ठीक है। तो अगर मैं एक हैश वैल्यू दे दूं तो आप तुरंत देख करके इस वैल्यू से कुछ कंप्यूटिंग करके किसी एल्गोरिथम से आप बता दें कि ये किस मैसेज से जनरेट हुई है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मैसेज क्या था। अगर आप ये कंप्यूट कर सकते हैं तो ये हैश फंक्शन हम नहीं चाहते हैं, इस टाइप का हैश फंक्शन हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो जनरली हम इसे बोलते हैं इमेज। ये जो वैल्यू है, हम इस पर आते हैं। यहाँ ये आपको मालूम है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड इमेज, और ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाती है? प्री इमेज। जैसे k2 h को आप k2 पास करते हैं तो ये 2 आउटपुट करता है, तो ये हो गई इमेज, और इसके करस्पॉन्डिंग k2 हो गया प्री इमेज, ठीक है। तो हैश वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक मैसेज होगा जिससे वो हैश वैल्यू जनरेट हुई है, तो उस मैसेज को हम बोलते हैं प्री इमेज। तो अगेन एक और डिजायरेबल प्रॉपर्टी है कि आपका हैश फंक्शन जो है प्री इमेज रेसिस्टेंट होना चाहिए। प्री इमेज रेसिस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैसेज जो है मेरे पास सीक्रेट था, मैं आपको मैसेज नहीं बता रहा हूं और मैं सिर्फ एक हैश वैल्यू दे रहा हूं कि जब मैंने मैसेज को कैपिटल H मान लीजिए हैश फंक्शन है, और उसको जब मैंने वैल्यू पास की तो स्मॉल h हैश वैल्यू आई। तो अगर आप h देख करके
किसी भी तरीके से कोई भी आपके पास, आपको एल्गोरिथम पता है, एच हैश फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज है पूरी कि हैश फंक्शन कैसे कंप्यूट करता है, लेकिन आप इस एम को नहीं पता कर सकते कि जिससे मैंने ये जनरेट किया है। एम सीक्रेट है, लेकिन आप एच से अगर एम को नहीं निकाल सकते तो हम कहेंगे कि आपका हैश फंक्शन प्री इमेज रेसिस्टेंट है। लेकिन अगर मैं अकेले एच ये वाला हैश वैल्यू दे दूँ आपको और ये हैश फंक्शन आपको पता ही हो और आप एम निकाल लें समहाउ, कोई आपके पास तरीका है, मेथड है, उसकी मदद से आप पता कर लें कि ये जो एच है मैंने किस एम से जनरेट की थी, किस मैसेज से जनरेट की थी, मतलब मैसेज क्या था, वो अगर आप पता कर लेते हैं तो आपका हैश फंक्शन प्री इमेज रेसिस्टेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, एक हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफिक कहलाता है अगर वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। एक है प्री इमेज रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम वन वे प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन वे प्रॉपर्टी। वन वे का मतलब यही है, समझ में आ रहा है आपको, कि अगर मैं आपको एम बताता हूँ तो आप एच एम आसानी से कंप्यूट कर लेते हैं, आउटपुट जो ना एच आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एच अकेला बताऊँ और फंक्शन बता दूँ तो आप एम ना निकाल पाएँ, तो इसे हम बोलेंगे वन वे प्रॉपर्टी। मतलब एक तरफ से कंप्यूट कर सकते हैं लेकिन रिवर्स मतलब इनवर्स आप नहीं कंप्यूट कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको एम निकालना है तब आपको इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा, ये तभी आपको एम मिलेगा, एच इनवर्स। और एच इनवर्स कंप्यूट करना एक तरीके से इनफिजिबल होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम प्री इमेज रेसिस्टेंट कहते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है वन वे प्रॉपर्टी, दैट मीन्स आपका फंक्शन वन वे होना चाहिए, रिवर्स साइड में कंप्यूटेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। दूसरा है कॉलिजन आइडेंटिफाई करना, कॉलिजन तो होंगे फंक्शन में, ध्यान रखना, लेकिन कॉलिजन पता करना, ऐसे दो मैसेज निकाल लेना जिनके लिए कॉलिजन है, वो हम मुंह से बोलते हैं कि फंक्शन आपका कॉलिजन रेसिस्टेंट है। तो अगर एक फंक्शन हैश फंक्शन जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें कॉलिजन आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है और दूसरा वन वे है, तो ऐसे हैश फंक्शन को हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन बोलेंगे। तो इस केस में फिर एच, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो देन एच विल बी कॉल्ड ए क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। ठीक है, इसमें से जो कॉलिजन के लिए जो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की है, ये इसको हम स्ट्रॉन्ग कॉलिजन रेसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग कॉलिजन और वीक कॉलिजन रेसिस्टेंस दो प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली। तो स्ट्रॉन्ग कॉलिजन का मतलब है कि आपको कोई टारगेट मैसेज नहीं है, आप कोई भी दो अपनी मर्जी के मैसेज चूज करके दे दीजिए, एम और एम डैश निकाल लीजिए। आपको एक, मैंने सपोज एक हैश फंक्शन दे दिया और आपसे कहा इसमें कॉलिजन पता करिए, और मैंने आपको कोई डेटा नहीं दिया, केवल हैश फंक्शन दे दिया, और आपने क्या किया, दो मैसेज ऐसे निकाल लिए एम और एम डैश। आप जो भी आपने मेथड लगाया, मेथड से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने एक एल्गोरिथम खोज ली जो प्रैक्टिकल पॉलिनोमियल टाइम में एम और एम डैश निकाल के दे देती है, ऐसे दो मैसेज दे देती है जिनकी हैश वैल्यू सेम एच आ रही है। तो अगर आप ऐसे दो मैसेज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कि आपका हैश फंक्शन स्ट्रॉन्ग कॉलिजन रेसिस्टेंट है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब एम और एम डैश आप निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे कि आपका हैश फंक्शन स्ट्रॉन्ग कॉलिजन रेसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि मैंने आपको बता दिया कि एक मैसेज एम है और एक हैश वैल्यू एच है। ठीक है, अब इस मैसेज के लिए अगर आप दूसरा मैसेज, इस मैसेज के करस्पॉन्डिंग एम डैश निकाल सकते हैं जिनकी हैश वैल्यू भी सेम आ रही है, मतलब मैंने एम और एच आपको दिया है और हैश फंक्शन बताया है, तो अब इनपुट आपके पास क्या क्या है, एच है, एक एम है और एक एच है। और अब मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा अलग दूसरा मैसेज और निकालो, पता करो कि उसकी भी हैश वैल्यू सेम आ जाए। तो मैंने अब मैसेज दे दिया है आपको, तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैंने एम बताया, एच बताया और एच बताया, आप एम डैश नहीं निकाल सकते जिसकी हैश वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इसे बोलेंगे वीक कॉलिजन रेसिस्टेंट। ऐसा हैश फंक्शन जिसमें मैं एम दे दूं, आपको एच दे दूं और कैपिटल एच दे दूं और आप एम डैश ना निकाल पाएँ, तो हम इसे बोलेंगे वीक कॉलिजन रेसिस्टेंट। और एक है दूसरा स्ट्रॉन्ग कॉलिजन रेसिस्टेंट, मतलब कोई भी पेयर आपको ना मिले ऐसा। यहाँ मैं एक खास पेयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ कह रहे हैं
कोई भी पेयर, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ हैश फंक्शन कोई भी दो मैसेज मुझे ला के दे दो जिनकी हैश वैल्यू सेम है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते उस हैश फंक्शन के लिए तो हम बोलेंगे कि हैश फंक्शन स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपको एच बता रहा हूँ, एम बता रहा हूँ और स्मॉल एच बता रहा हूँ, मतलब है तीन चीज़ें दे रहा हूँ, हैश फंक्शन दे रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ और एक हैश वैल्यू दे रहा हूँ, और मैं अब कह रहा हूँ इस मैसेज के करस्पॉन्डिंग एक और दूसरा मैसेज निकालो जिसका भी हैश सेम आए, ठीक है। तो अब अगर ऐसा मैसेज नहीं फाइंड कर सकते हैश फंक्शन के लिए तो हम बोलेंगे कि हैश फंक्शन वीक कोलिजन रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो आज यही क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैश फंक्शंस में और आगे बढ़ेंगे। आपको मैं वर्क दे रहा हूँ, आप ये चैप्टर नंबर 11 इंस्टॉलिंग से पढ़ के आइएगा, ठीक है। मैथमेटिकल है तो थोड़ा सा ठीक से पढ़ के आइए, हालांकि अच्छा टॉपिक है, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में।